हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। 25 निधि के बारे में कविता वर्मा को पता चलना। एक लड़की कहती है, यार यह रेवा कितनी बेशर्म है। एक तो इसने कॉलेज में पहले ही दिन इतना बड़ा कांड कर दिया और अब जब रूपाली इसकी मदद करना चाहती है तो वह उसे ही परेशान कर रही है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी लड़की उसे रहती है, ये दिखने में तो कितनी सीधी लगती है, कभी सोचा नहीं था इतने सीधे दिखने वाले लोग भी ऐसे होते होंगे। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की रहती है, रूपाली कितनी अच्छी बहन है, वह तो बस उन दोनों का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, पर रेवा और रुद्राक्ष को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़की जो उन लड़कियों के पीछे बैठी थी वह उन लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, तुम लोग बस एक तरफा बात सुनकर या देखकर यह नहीं कह सकते कि दूसरी तरफ जो शख्स है वह बुरा है। और वैसे भी रुद्राक्ष ने तो रूपाली को टेंशन ना लेने के लिए ही कहा है, और यह भी कहा है कि कल तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें तुम लोगों को कहां से लगता है कि रुद्राक्ष और रेवा ने रूपाली को बुली किया हो। उद्धरण चिन्ह। तभी वह लड़कियां पीछे की तरफ देखती है, जहां एक चश्मे वाली लड़की बैठी थी। उसने सिंपल सा कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था और साथ में दुपट्टा भी डाल रखा था। उसके गाल थोड़े से चबी थे, वह दिखने में बहुत सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता इसके चश्मे और उसके सिंपल लुक के पीछे ढक जाती थी। उस लड़की का नाम अवनी था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी और वह इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करती थी। उसके पिता एक छोटे से स्कूल में टीचर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। वही अवनी के पीछे वाली बेंच पर 3 अमीर परिवार की लड़कियां बैठी थी। वैसे तो उन सब अमीर लड़कियों को अवनी इतनी खास पसंद नहीं थी, पर वह लोग उसे नापसंद भी नहीं करते थे क्योंकि अवनी पढ़ने में अच्छी थी और बहुत ही मासूम थी। अवनी की बात सुन वह लड़कियां एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि अवनी क्या कहने की कोशिश कर रही है। तभी अवनी के पीछे वाली बेंच पर बैठी 3 लड़कियों में से एक लड़की, जिसका नाम सोनल था, वह अवनी की तरफ देखकर कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, क्लास में सब लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वैसे भी रुद्राक्ष और रेवा के पास रूपाली को परेशान करने का कोई भी रीजन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम काव्य था, वह कहती है, तुम सही कह रही हो, और वैसे भी रुद्राक्ष और रेवा हमेशा ही शांत रहते हैं, वह तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते और रूपाली खुद उनके पास जाकर उनसे बात करती है और वह दोनों शांति से उसके सवालों का जवाब दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी तीसरी लड़की, जिसका नाम मेघा था, वह कहती है, वैसे तुमने लोगों ने गौर किया तो पहले दिन भी रूपाली उन दोनों से बात करती है तो वह उन्हें किसी न किसी से माफी मांगने के लिए कहती है, जबकि उन दोनों की तो कोई गलती भी नहीं होती। और इस बार भी तो रेवा ने बस अर्थ और उनके दोस्तों से फ्लावर्स ही तो लिए थे, और यह बात तो सब जानते हैं कि रावत परिवार और मल्होत्रा परिवार हमेशा से दोस्त है, तो जाहिर सी बात है अर्थ उसको पहले से जानता था और कॉलेज के फर्स्ट दिन वह रेवा से अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह तीनों थोड़ा जोर से बात कर रही थी, जो क्लास में बाकी स्टूडेंट भी सुन रहे थे। उनकी बात सुन बाकी स्टूडेंट भी सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें उन चारों लड़कियों की बात सही भी लगने लगती है और वह भी इस बारे में बात करने लगते हैं। ये सब देख रूपाली और निधि का चेहरा काला पड़ जाता है। निधि कुछ कहने वाली होती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में अंदर आते हैं, उन्हें देख सब चुप हो जाते हैं। प्रोफेसर सबको पढ़ाने लगते हैं। देखते ही देखते लेक्चर खत्म हो जाता है। लेक्चर खत्म होते प्रोफेसर क्लास की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, आप सब नेक्स्ट वीक के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा क्योंकि इस बार पेपर से बहुत ही टफ होने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर की बात सुन कुछ स्टूडेंट के चेहरे उतर जाते हैं और कुछ निराशा में कहते हैं, क्या अर्णव सर, आपको हमें पहले से ही डरना जरूरी था। एक तो हम पहले ही एग्जाम की वजह से प्रेशर फील कर रहे थे, अब तो हमें आपकी बात सुनकर और डर लग रहा है कि हम इस बार एग्जाम में पास भी हो पाएंगे या नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर अर्णव एक स्माइल पास करते हुए उनकी तरफ देखकर कहते हैं, यह क्या तुम लोग अभी से इतना डिमोटिवेट हो जाओगे तो कैसे चलेगा। मुझे तो तुम सबसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थी कि तुम लोग एग्जाम के नाम से खुश हो जाओगे, पर तुमको देखकर तो लगता है कि तुम लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर की बात सुनकर एक लड़की कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सर, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाकी के स्टूडेंट भी उसे लड़की की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अर्णव सर उन्हें खुश होकर देखते हैं और क्लास से चले जाते हैं। उन्हें जाता देख लड़कियां बस आहा भर के रह जाती है। दरअसल अर्णव सर कॉलेज का सबसे यंग और हैंडसम प्रोफेसर थे। वो बहुत ही चार्मिंग और मजाकिया इंसान थे। इतना ही नहीं, उनका पढ़ने का स्टाइल भी बहुत यूनिक था, इसलिए कॉलेज की सभी लड़कियां उन्हें बहुत ही पसंद करती है।
अर्नव सर के जाने के बाद सभी स्टूडेंट भी अपनी अपनी सीट से उठकर कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि अब तक लंच ब्रेक हो चुका था और इसके बाद उनका बस एक ही लेक्चर था। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाने वाली थी। तभी रुद्राक्ष को अर्थ का मैसेज आता है, वह उन्हें कैंटीन में आने के लिए कहता है। रुद्राक्ष भी हाँ में मैसेज करता है और रेवा से कहता है गुड़िया चलो कैंटीन चलकर कुछ खा लेते हैं। तभी रेवा कहती है हाँ भाई, वैसे भी मुझे जोरों की भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष उसके सर पर तपली मरते हुए कहता है तुम्हें तो खाने के नाम से ही भूख लग जाती है, पता नहीं व्रत के दिन तुम खुद को कैसे कंट्रोल करती हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा, ये तो मेरा और मेरे महादेव का सीक्रेट है जो मैं हर किसी को नहीं बताती। ऐसा कहते हुए वो अपने फोन में देखती है जिसमें कुछ ईमेल आया होता है। रेवा, भाई आप पहले जाए और कैंटीन में जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देना, मैं कुछ देर में आती हूँ। मुझे कुछ ईमेल आया है वो चेक करना ही और वॉशरूम भी जाना है। रुद्राक्ष भी हाँ में सर हिलाकर जाने लगाता है। वो जाते वक्त रेवा से कहता है जल्दी आना गुड़िया। रेवा भी अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने फोन में आए ईमेल चेक करने के बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर अपना ऑफिस में अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि वह वर्मा परिवार को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे पर वह रावत परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। फिर वह हिम्मत करके अपना फोन उठाकर कविता वर्मा को कॉल लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि की मां कविता वर्मा इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कंप्लीट करके मीटिंग रूम से बाहर आए होती है। वह इस वक्त बहुत ही खुश लग रही होती है। तभी उनके फोन पर कॉल आता है और वह कॉलर आईडी देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वह निधि के कॉलेज प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल का कॉल देख उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि हो ना हो ये कॉल निधि के बारे में ही कुछ बताने के लिए आया होगा, क्योंकि वह अपनी बेटी के स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी कि हो ना हो उसने कॉलेज में कोई ना कोई कांड जरूर कर दिया होगा। वह तुरंत ही कॉल पिक कर लेती है और बहुत ही नम आवाज में कहती है हेलो प्रिंसिपल सर, मैं कविता वर्मा बात कर रही हूँ। आपने आज अचानक से मुझे कॉल किया, क्या निधि के साथ कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई है? उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा की बात सुन प्रिंसिपल सर कहते हैं हेलो मिसेज कविता वर्मा, आपने सही गैस किया है, मुझे आपसे निधि के बारे में ही कुछ बात करनी थी। अगर हो सके तो आप अभी कॉलेज आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यह बात हम फोन पर नहीं डिस्कस कर सकते। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल की बात सुनकर कविता वर्मा ने थोड़ा परेशान होकर बोली क्या बात है प्रिंसिपल सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या निधि ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, नहीं मिसेज कविता वर्मा, निधि को कुछ भी नहीं हुआ है। बात दरअसल है कि प्रिंसिपल सर थोड़ी देर रुककर फिर से कहते हैं मिसेज कविता वर्मा, आप मिस्टर प्रताप रावत को तो जानती होगी। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, जी हाँ प्रिंसिपल सर, रावत परिवार और हमारा परिवार बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर अपने माथे पर हाथ करते हुए, आपको ये भी पता होगा कि मिस्टर प्रताप रावत के दो जुड़वा बच्चे जिनका नाम रुद्राक्ष और रेवा है, जो सालों पहले किडनैप हो गए थे, वह वापस आ गए हैं परिवार में। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, जी हाँ प्रिंसिपल सर, पर उसका क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, मिसेज कविता वर्मा, बात यह है कि निधि ने रेवा के एक पिक कॉलेज फोरम पर अपलोड की है और उसने रेवा के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, यह कोई गलत फहमी नहीं है मिसेज कविता वर्मा, ये सच्चाई है। रेवा के बड़े भाई रुद्राक्ष के पास निधि के खिलाफ सारे सबूत है, जिससे ये साबित होता है कि यह सब कुछ निधि ने ही किसी को पैसे देकर करवाया है। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, उनके पास किस तरह के सबूत है सर? क्या वह सब सच्चे भी हैं या नहीं, या फिर वह मेरी बेटी के ऊपर यूं ही इल्जाम लगा रहे हैं, और क्या ये बात रावत परिवार में किसी को पता भी है? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, जी मिसेज कविता वर्मा, ये बात मिसेज कुसुम रावत को पता है। जब हमें रेवा के खिलाफ कंप्लेंट मिली थी तब हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कराने के लिए उन्हें कहा था, और उनके पेरेंट्स के तौर पर मिसेज कुसुम रावत ही कॉलेज भी आई थी और उन्हें ये बात पता है। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, आपके कहने का मतलब है कि कसम कॉलेज आए थे रुद्राक्ष और रेवा की तरफ से उनके पेरेंट्स के तौर पर। अब तक ये बात पूरी रावत परिवार में किसी को भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, जी हाँ मिसेज कविता वर्मा। फिर वह थोड़ा रुककर, मिसेज कविता वर्मा, रुद्राक्ष और रेवा चाहते हैं कि निधि पूरे कॉलेज के सामने पब्लिकली रेवा से माफी मांगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे।
इतना ही नहीं, वह एक सॉरी लेटर भी लिखे और उसी कॉलेज फॉर्म पर अपलोड करे। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर कविता का पर हाय हो जाता है, पर वह अपनी बातों से उसे जताती नहीं। वह प्रिंसिपल सर से कहते हैं, क्या इस बारे में अब तक किसी और को पता चला है कि मेरी बेटी ने ये किया है? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, नहीं मिसेज कविता वर्मा, पर आप ये क्यों पूछ रही है? देखिए, निधि ने गलती तो की है, उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैंने रुद्राक्ष और रेवा को समझने की कोशिश भी की है कि निधि उनसे पर्सनली माफी मांग लेगी और वह रेवा को एक सॉरी लेटर भी लिख कर दे देगी, और वह ये भी प्रॉमिस करेगी कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर रुद्राक्ष चाहता है कि निधि ने पूरे कॉलेज के सामने रेवा के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की है, इसलिए उसे माफी भी पूरे कॉलेज के सामने ही मांगनी होगी। आई एम सॉरी मैसेज कविता वर्मा, मैं उनके आगे आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। आप तो जानती ही है कि मिस्टर प्रताप रावत इस कॉलेज के ट्रस्टी है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ प्रिंसिपल सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में खुद मिस्टर प्रताप से बात करूंगी कि वह रुद्राक्ष और रेवा को समझाएं कि निधि अभी नादान है और उसे नादानी में ये गलती हो गई, बहू ने माफ कर दे और उसे इतनी बड़ी सजा दे। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर, मैं उम्मीद करता हूँ मिसेज कविता वर्मा की मिस्टर प्रताप रावत आपकी बात समझेंगे। और एक और बात है कि रुद्राक्ष ने निधि को माफी मांगने के लिए सिर्फ कल तक का ही वक्त दिया है, तो आप इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को सुलझा दीजिए, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ गई कि हमारे कॉलेज के किसी लड़की ने उसी की क्लासमेट के साथ इस तरह का बर्तन किया है तो हमारे कॉलेज का नाम ही खराब होगा। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, आपने मुझे यह इन्फॉर्म किया, इसके लिए थैंक यू प्रिंसिपल सर, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगी, आप इस मामले में निश्चित हो जाए। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल सर से बात कर कविता वर्मा फोन रख देती है और वह टेंशन में अपना सर पकड़ लेती है कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ रेवा के साथ। जब रेवा वॉशरूम से फ्रेश होकर वहां लगे मिरर के सामने अपने हाथ धो रही होती है, तभी उसके पीछे 5 लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़कियों में सबसे आगे जो लड़की खड़ी थी उसका नाम टीना था। वो न लड़कियों के ग्रुप की लीडर भी थी। 26 टीना और उसके चमचियों की पिटाई। आगे रेवा अपने हाथ धोते हुए इन लड़कियों को अपने सामने लगे मिरर में एक नजर देखती है। रेवा टीना को देखते ही पहचान जाती है। दरअसल टीना और इसकी सहेलियां भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से होती है जो पिछले जन्म में उसे और रुद्राक्ष को कॉलेज में बहुत परेशान करते थे। तीन एक अमीर परिवार की बिगड़ेल लड़की थी। उसे अपने पैसों और खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड था। रेवा जानती थी कि टीना अर्थ को पसंद करती है और वह उसके लिए पागल है। पिछले जन्म में भी टीना रेवा को सिर्फ इसलिए परेशान करती थी क्योंकि अर्थ रेवा से बहुत ही अच्छे से बात करता था। इसलिए टीना को रेवा से जलन होती थी, क्योंकि अर्थ टीना को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। टीना के डैड और अर्थ के डैड आपस में बिजनेस पार्टनर भी थे, इसीलिए टीना को लगता था कि वह अर्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। वह अर्थ के साथ किसी और लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पर अर्थ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। टीना के एक्सप्रेशन पर देखकर रेवा इतना तो समझ जाती है कि वह यहाँ उससे दोस्ती करने तो आई नहीं होगी, इसलिए वह भी इस बार टीना और उसकी चमचियों से अच्छे से बदला लेने का मन बना लेती है। वह अपने हाथों को धोकर पीछे पलटकर वहां से जाने लगती है, तभी टीना उसका रास्ता रोककर बीच में खड़ी हो जाती है। टीना को अपने रास्ते के बीच में आता हुआ देख रेवा उसकी तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखती है। टीना की नजरें जैसे ही रेवा की कोल्ड नजरों से मिलती है तो वह एक बार के लिए डर जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि यह लड़की उसका कुछ नहीं भी कर सकती, तो वह रेवा को गुस्से में देखने लगती है। तभी तीन के पीछे खड़ी एक लड़की रहती है, तो तुम ही हो वह गवार लड़की जिसने कॉलेज के पहले ही दिन इस कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों के ग्रुप को पटाने की कोशिश की थी। वैसे मानना पड़ेगा खूबसूरत तो हो तुम। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरी लड़की कहती है, पर क्या है ना, तुम्हें सपने अपनी औकात के हिसाब से देखना चाहिए, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अर्थ मल्होत्रा लड़का तुम्हें पसंद करेगा। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुन रेवा कहती है, एक्सक्यूज मी, आप लोगों के कहने का मतलब क्या है? और आप लोग हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। भले ही आप लोगों को कोई काम धंधा ना हो, पर मेरे पास है, सो एक्सक्यूज मी प्लीज। रेवा की बात सुन एक लड़की उसे कुछ कहने वाली होती है, पर टिन अपना हाथ दिखाकर उसे रोक लेती है और वह रेवा से गुस्से में कहती है, हमें तुमसे मुंह लगाने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, हम तो बस यहाँ तो है एक छोटी सी वार्निंग देने आए थे। उद्धरण चिन्ह। टीना की बात सुनकर रेवा अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल का शांत भाव से कहती है, कैसी वार्निंग? उद्धरण चिन्ह।
टीना, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि अगर तुम इस कॉलेज में अच्छे से रहना चाहते हो तो तुम अर्थ मल्होत्रा से दूर रहोगी। और अगर एक बार फिर तुमने उनसे दोस्ती करने की या उससे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा इस कॉलेज में रहना मुश्किल कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। रेवा अपनी मजाकिया स्माइल के साथ कहती है, और तुम होती कौन हो जो मुझे ये बताएं कि मुझे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। और अगर मैं अर्थ मल्होत्रा के साथ दोस्ती करूं या उसके साथ दोस्ती ना करो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने काम से कम रखो, दूसरों के बीच अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर टीना को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी और चली है मेरे अर्थ को अपने जाल में फंसने के लिए। एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, अर्थ मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर तुमने उसके करीब जाने की कोशिश की तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। टीना को गुस्से में देख रेवा को बहुत मजा आ रहा होता है। वह उसे और भड़कते हुए कहती है, ओ रियली, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानो तो तुम क्या करोगी मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन टीना को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। इससे पहले कि टीना रेवा को थप्पड़ मार पाती, रेवा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो टीना का हाथ जोर से मरोड़ देती है। इसी के साथ तीन के मुंह से चिक निकल जाती है। क्योंकि रेवा ने टीना का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था, अगर रेवा थोड़ा और ज्यादा जोर लगाती तो शायद तीन का हाथ टूट भी सकता था। रेवा के इस एक्शन से टीना के साथ आई लड़कियां डर जाती है। वही टीना रेवा से गुस्से में कहती है, यू बीच, छोड़ो मेरा हाथ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें इस कॉलेज से निकालकर बाहर फेंक सकती हूं। उद्धरण चिन्ह। टीना की बात सुन रेवा झटक कर उसका हाथ छोड़ देती है। रेवा के हाथ छोड़ते ही टीना 2 कदम पीछे हट जाती है और गिरने वाली होती है, पर उसकी चमची या उसे संभाल लेती है। तभी टीना की एक चमची आगे आते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीना के ऊपर हाथ उठाने की? अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इतना कहकर वह लड़की रेवा को थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, पर रेवा उसका भी हाथ पकड़ लेती है और वह उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देती है। रेवा का थप्पड़ लगते ही वह लड़की वहीं फर्श पर नीचे गिर जाती है और उसके होठों के कोनों से थोड़ा थोड़ा खून भी निकलने लगता है। उसे तो चक्कर जैसे आने लगते हैं। उसकी एक सहेलियों से संभाल कर खड़ा करती है। वह 5 लड़कियां रेवा को गुस्से और नफरत के साथ घूरने लगती है। वह लड़कियां गुस्से में आकर एक साथ रेवा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर रेवा उनके हमलों को ब्लॉक करके उन्हें ही पीट देती है। थोड़ी ही देर में वह 5 वॉशरूम की फर्श पर टूटी हुई हालत में गिरी पड़ी होती है। उनकी टूटी फूटी हालत देख रेवा अपनी मजाकिया स्माइल के साथ कहती है, अगली बार जब मुझसे पंगा लेने आओ तो अपनी यह हालत याद कर लेना, समझे? क्योंकि यह तुम लोगों की पहली गलती थी तो मैं तुम्हें हल्के में ही छोड़ दिया है, पर अगली बार अगर तुम मेरे पास आए तो अंजाम इससे बुरा होगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, समझ में आई मेरी बात? उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हें वॉशरूम के डोर के पास से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह लोग उस तरफ देखते हैं तो 4 लड़कियां वहां खड़ी थी और उनमें सबसे आगे खड़ी लड़की के हाथों में पड़ी हुई बुक नीचे गिरी होती है। 27 चैप्टर 27। आगे वो चारों लड़कियां एक तक सामने का नजारा देख रही थी। बुक गिरने की आवाज से वो 5 होश में आती है। होश में आते ही जिस लड़की से हाथ से वह बुक गिरी होती है वह लड़की तुरंत झुककर अपनी बुक को उठा लेती है। उसे लड़की की नजर है अन्य से रेवा के ऊपर चली जाती है, पर जैसे ही उसकी नजर रेवा की कोल्ड नजरों से मिलती है वह डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। पर उसके पीछे खड़ी लड़की है उसे संभाल लेती है। दरवाजे पर कोई और नहीं, अवनी, सोनल, काव्या और मेघा खड़ी थी। अपने सामने का नजारा देख अवनी के तो डर के मारे पैर कांप रहे थे। उसे पीछे से सोनल ने नहीं पकड़ रखा होता तो अभी तक अवनी नीचे की गिर गई होती है। उन चारों को देख टीना के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वह रेवा से कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करूंगी कि तुमने मुझे और मेरी फ्रेंड्स को वॉशरूम में मारा है। और अब तो हमारे पास गवाह भी है तुम्हारे खिलाफ। अब तुम कॉलेज में आगे पढ़ने का सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। टीना की बात सुनकर रेवा के आसपास का और बहुत ही कोल्ड होगा और वहां का तापमान अचानक से नीचे गिरने लगा। ये बात वहां खड़ी लड़कियों को भी महसूस हो रही थी। रेवा एक नजर अवनी, सोनल, काव्या और मेघा को देखती है और वह एक पल में अपने भाव बदलकर अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर उन्हें डराने के अंदाज में कहती है, क्या तुम लोगों ने ये कुछ भी देखा है? उद्धरण चिन्ह।
अवनी तो रेवा के इस रूप को देखकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए रेवा को ही कंफ्यूजन से देखने लगी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है, पर उसके पीछे खड़ी लड़कियां सब कुछ समझ रही थी। उन तीनों को भी टीना और उसकी सहेलियां इतनी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए आए हुए स्टूडेंट को बुली किया करती थी। तभी काव्या तुरंत हरकत में आकर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा। काव्या के इतना कहते ही वह तीनों पीछे पलटकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन अवनी तो अभी भी वहीं पर बहुत बने खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से अपने सामने का नजारा देख रही थी है। अवनी को टीना और उसकी सहेलियों का पिटा जाना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के पहले दिन अवनी को भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया था। तब सोनल, काव्या और मेघा ने ही उसे बचाया भी था। तभी सोनम पीछे पलटती है और अवनी को भी खींचकर अपने साथ ले जाती है। काव्या की बात सुन रीवा के चेहरे पर तिरछा स्माइल आ जाते हैं और वह टीना को देखकर कहती है, इन्होंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा और कौन यकीन करेगा कि मैं तुम्हें मारा है, और वैसे भी बोलो मत, वह तुम थी जो पहले मुझसे लड़ाई करने के लिए आई थी और मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह अपना फोन निकालकर उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। उसे रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि काव्य रीवा को कॉलेज छोड़कर जाने के लिए और अर्थ से दूर रहने के लिए धमका रही थी। वह रिकॉर्डिंग सुनकर टीना के तो पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि अगर वह रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल को रेवा ने दे दी तो ये साबित हो जाएगा टीना और उसकी चमचियों में रेवा को परेशान करने की कोशिश की है, और रेवा नाम उन लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस में पिटा है। वह सभी लड़कियां गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए टीना रेवा से कहती है, इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेवा भी स्माइल के साथ उसका जवाब देती है, पहले पकड़ तो लेना, बाद में छोड़ने की बात आती है। रेवा भी फिर वहां से कैंटीन की तरफ चली जाती है। कैंटीन के अंदर जाकर सबसे पहले चारों तरफ नजर दौड़ती है। जब उसे रुद्राक्ष और अर्थ दिखते हैं तो वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। रेवा के वहां बैठते ही रुद्राक्ष कोल्ड कॉफी और सैंडविच उसके आगे कर देता है। उसे देखकर रेवा के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह सैंडविच खाते हुए रुद्राक्ष से कहती है, थैंक यू भाई। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष उसे देखकर ना में अपना सर हिला देता है। उसे देखकर अर्थ कहता है, अरे वह तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्या किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना रास्ते में? उद्धरण चिन्ह। रेवा, बिल्कुल भी नहीं भाई, भला मुझे कौन परेशान करेगा। उद्धरण चिन्ह। वैभव, वह क्या है नरेगा, हमारे अर्थ भाई की कुछ ज्यादा ही कॉलेज है, और आज कॉलेज फोरम पर हम सबकी जो फोटो अपलोड हुई थी उसकी वजह से हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि कोई तुम्हें परेशान करने ना आए। वैभव डायरेक्टली तो नहीं कहता, पर उसका इशारा टीना की तरफ ही था। प्लेटिना को तो रेवा पहले ही ठिकाने लगा चुकी होती है, बस एक स्माइल उनको पास कर देती है और आगे कुछ नहीं कहती। तभी लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बज जाती है। बाकी सब ने तो अपना खाना पहले ही खा लिया था, पर रेवा के देर के आने की वजह से उसका थोड़ा सा बाकी रह गया था, वह भी जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट कर लेती है। फिर वह सब अपने अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते हैं बाकी के लेक्चर भी कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी कॉलेज खत्म हो जाती है। वह लोग कॉलेज के बाहर आते हैं तो ड्राइवर उन्हें करके साथ कॉलेज के गेट पर ही मिलता है। वह कार में बैठकर वहां से घर के लिए चले जाते हैं। रीवा कॉलेज में आज बहुत थक गई थी तो वह घर में ही सो जाती है, लेकिन रुद्राक्ष अपना लैपटॉप निकालकर उस पर कुछ काम करने लगता है। वह ड्राइवर को कर थोड़ी धीरे चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रेवा की नींद डिस्टर्ब हो। उन्हें आज घर पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है। ड्राइवर कर घर के बाहर लाकर खड़ा करता है। वह पीछे पलटकर रुद्राक्ष को कहता है, रुद्राक्ष बाबा, हम घर पहुंच गए। रुद्राक्ष अपना सर लैपटॉप से बाहर निकलता है और ड्राइवर की तरफ एक प्यारी सी स्माइली के साथ देखकर कहता है, जी काका। फिर रुद्राक्ष देव को जगाता है और कहता है, उठो रेवा, हम घर पहुंच गए, चलो अंदर चलो, तुम बाकी का अपने कमरे में जाकर सो लेना। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज से रेवा उठ जाती है और वह भी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। रुद्राक्ष भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। जब वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो घर के सभी परिवार वालों को हॉल में बैठा देखते हैं। उसी के साथ वहां पर एक अनजान औरत बैठी होती है और निधि उसके बगल में अपना सर झुका है वहां खड़ी मिलती है। 28 कविता वर्मा का रावत मेंशन पहुंचना। आगे रुद्राक्ष और रेवा जैसे ही हाल के अंदर इंटर होते हैं, सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर चली जाती है। इस वक्त हाल में राजेंद्र जी और रुक्मणी जी बीच में रखे सोफे पर बैठे होते हैं। रुक्मणी जी के बगल में वह अनजान औरतों बैठी होती है।
उस औरत की आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। वही रुक्मणी जी ने उसका का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और वह उसे किसी बात के लिए सांत्वना दे रही थी। वहीं दूसरे सोफे पर वैशाली जी, रूपाली और आकाश बैठे हुए थे और एक सोफे पर कुसुम जी अकेले बैठी हुई थी। कुसुम जी के चेहरे पर इस वक्त नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। इस वक्त परिवार में से महेंद्र जी और प्रताप जी घर पर नहीं थे क्योंकि वह ऑफिस गए हुए थे और मही स्कूल से लौटी नहीं थी। जैसे ही रुद्राक्ष और रेवा उन लोगों के पास पहुंचते हैं वैसे ही राजेंद्र जी अपना गला साफ करते हुए उन्हें कहते हैं, अरे रुद्राक्ष रेवा तुम दोनों आ गए। हम तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। आओ और बैठो, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा कुसुम जी के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष जी, कहिए दादाजी आपको हमसे क्या बात करनी थी। रुद्राक्ष ने यह बात सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछी थी, क्योंकि असल में तो वह जान गए थे कि दादाजी को उनसे क्या बात करनी है। रुद्राक्ष रेवत जैसे ही घर के अंदर आए उन्होंने सजन औरत को पहचान लिया था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि निधि की मां कविता वर्मा थी। राजेंद्र जी अपने हाथों से वहां बैठी कविता वर्मा की तरफ इशारा कर कर कहते हैं, बच्चों तुम पहले इसे मिलो, ये कविता वर्मा है, निधि की मां। उन्हें देख रुद्राक्ष और रेवा अपने दोनों हाथ छोड़कर उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें नमस्ते कहते हैं। मैं जानती हूं दोस्त कि इस औरत को इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत है नहीं, पर क्या है कुछ चीज हमारे इंडियन कल्चर में करने पड़ता है ना, बस इसीलिए रुद्राक्ष प्रेम की सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें नमस्ते करते हैं। कोष्टक। तभी रुक्मणी जी उनसे कहती हैं, कविता मेरी बहुत अच्छी सहेली की बेटी भी है और तुम्हारी बुआ मालिनी की फ्रेंड भी है। रुक्मणी जी की बात सुन रुद्राक्ष और रेवा हाँ में अपना सर हिला देते हैं और वहां खड़ी निधि की तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखते हैं। निधि इस वक्त बहुत ही दयनीय लग रही थी। उसका एक गाल सूजा हुआ था जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा हो और उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत रोई भी थी। रुद्राक्ष और रेवा को निधि की तरफ यूं देखता देखकर कविता जी उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलती हैं, रुद्राक्ष रेवा, मुझे प्रिंसिपल सर ने रेवा के साथ कॉलेज में जो भी हुआ वह सब बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि तुम लोगों को लगता है कि यह सब कुछ निधि ने किया है, पर मेरा यकीन मानो बच्चों, निधि ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वह तो तुम दोनों को अपने छोटे भाई और बहन की तरह मानती है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर भी रुद्राक्ष और रेवा कुछ नहीं कहते, वह दोनों बस एकटक उन लोगों को देख रहे होते हैं। उन दोनों को कुछ ना बोलता हुआ देख रूपाली कहती है, हाँ रेवा, रुद्राक्ष, कविता आंटी सही कह रही है, आखिर निधि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। तुम दोनों को शायद जरूर कोई गलत फहमी हुई है जिस वजह से तुम दोनों को ऐसा लगता है कि वह फोटो निधि ने अपलोड करवाई है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन रेवा रहती है, ये बात हमें कैसे पता होगी कि निधि हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी, ये तो वही जानती है, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी निधि अपने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर कहती है, रुद्राक्ष रेवा, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे साथ कॉलेज में कुछ भी हो तो वह मैंने किया है। मैं सच कह रही हूं, मैं रेवा की कोई भी फोटो अपलोड नहीं करवाई। अगर तुम लोग फिर भी नहीं समझना चाहते तो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमसे यहाँ पूरे परिवार के सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो रेवा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो रेवा, मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती है जो तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हो, पर प्लीज तुम मुझे पूरे कॉलेज के सामने कल शर्मिंदा मत करना, वरना मैं कभी कॉलेज में अपना सर उठाकर चल नहीं पाऊंगी। इतना कहा वह जोर जोर से रोने लगी। निधि के इस तरह रोने से रेवा इरिटेट होकर अपने कानों को सहलाती है, पर वह कुछ भी नहीं बोलती। वही रुद्राक्ष अभी भी शांत भाव से सब कुछ देख रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। उन दोनों को कुछ ना कहता देख रुक्मणी जी निधि की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, निधि बेटा, तुम उससे यूं माफी क्यों मांग रही हो जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं है। माफी तो उन दोनों को मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है। रुक्मणी जी की बात सुनकर निधि तुरंत खड़ी हो जाती ही और वापस जाकर उसी जगह खड़ी हो जाती है जहां पहले खड़ी थी। फिर रुक्मणी जी सख्ती से रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखकर कहती है, तुम इस तरह बुत बनकर क्यों बैठी हो। एक तो तुम्हारी गलती की वजह से हमारे परिवार की पूरे कॉलेज में इतनी बदनामी हो गई। तुम्हारी गलती की वजह से रूपाली और आकाश पूरे कॉलेज में किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़कर घर आ जाना पड़ा।
और तुम अपनी सारी गलतियों को निधि जैसी प्यारी बच्ची के ऊपर डाल रही हो। इतना ही नहीं, तुम चाहती हो कि वो पूरे कॉलेज के सामने तुमसे माफी भी मांगे। अरे माफी तो तुम्हें उससे मांगनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रेवा कहती है, मेरी गलती क्या है जो आप मुझे इस तरह डांट रही है? और मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से हमारे परिवार की बदनामी हुई हो? उद्धरण चिन्ह। 29 रुक्मणी जी का निधि की तरफदारी करना। आगे। रुक्मणी जी, ये सब तुम्हारी ही तो गलती है ना। अगर तुम कल कॉलेज में अनजान लड़कों से फूल नहीं लेती तो कोई तुम्हारी तस्वीर नहीं खींचता, और ना ही उसे कोई कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड करता। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। इसीलिए तुम्हें निधि को कुछ भी कहने का हक नहीं है जब वह बेगुनाह हो। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन कुसुम जी रेवा के बचाव में कहती है, मां, रेवा ने किसी भी अनजान लड़कों से फूल नहीं लिए। वह लड़के कोई और नहीं, अर्थ और उनके दोस्त थे, और आप ये बात अच्छे से जानती है कि अर्थ रेवा और रुद्राक्ष दोनों को उनके इस घर में आने से पहले से जानता है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन रुक्मणी जी उसे पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? इस मामले में तुम दूर ही रहो तो अच्छा होगा। पहले भी जब तुम्हें कॉलेज वालों ने बुलाया था तो तुम खुद चली गई थी। तुमने यह बात एक बार मुझे ये घर में किसी को बताने की जरूरत भी नहीं समझी। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्राक्ष कोल्ड वॉइस में कहता है, वह हमारी माँ है, हमारे मामले में उन्हें बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। और वैसे भी माँ को कॉलेज वालों ने नहीं, हमने फोन करके बुलाया था, और उनको हमने यह नहीं बताया था कि उन्हें कॉलेज क्यों आना है। उन्हें तो कॉलेज पहुंचने के बाद ही प्रिंसिपल से सारी सच्चाई पता चली थी। तो आप उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन रुक्मणी चाहिए उसे गुस्से में देखने लगती है। तभी राजेंद्र जी रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी, रुद्राक्ष सही कह रहा है, और वैसे भी इन सब में रेवा की क्या गलती है? तुम भी यह अच्छे से जानती हो कि रेवा अर्थ को पहले से जानती है, और अगर अर्थ अपने दोस्तों को रेवा से मिलवा रहा था तो इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी की बात सुन रुक्मणी जी कुछ कहा ही नहीं पा रही थी। तभी कविता रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर कुसुम की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो कुसुम की रेवा के साथ यह सब हुआ, पर तुम रुद्राक्ष और रेवा को समझ सकती हूँ कि वह इस तरह मेरी बेटी नीति पर बेवजह इल्जाम ना लगे। माना कि रुक्मणी आंटी तुम्हें प्रताप के लिए नापसंद कर मुझे पसंद करती है, और तुम इस वजह से मुझसे नाराज भी रहती हो, पर इस बात का गुस्सा तुम निधि के साथ क्यों निकल रही हो? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त कविता की बात कोई बेवकूफ आदमी सुन ले तो उसे ऐसा ही लगेगा कि कुसुम जी ने ही रेवा और रुद्राक्ष को निधि के खिलाफ भड़काया है। कविता की बात सुन रेवा उनसे कहती है, आंटी जी, अब तो हमारी मां पर ऐसे इल्जाम लगा रही है जैसे उसी ने निधि को इन सब में फंसाया हो। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हमारे पास निधि के खिलाफ सारे सबूत हैं, जिससे ये साबित होता है कि वह निधि ही थी जिसे रेवा की वह तस्वीर कॉलेज फोरम पर अपलोड करवाई थी। उद्धरण चिन्ह। कविता वर्मा, बेटा तुम ये कैसे कह सकते हो कि वह सारे सबूत सच्चे ही हो? ये भी तो हो सकता है कि जिससे तुम लोगों को वह सब सबूत दिए हैं वह तुमसे झूठ भी तो बोल रहा हो। तुम इस तरह किसी अनजान पर भरोसा कर अपने परिवार के लोगों पर ही शक नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। रेवा, माफ करना आंटी जी, पर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, और हमारे लिए आपकी बेटी उतनी ही अनजान है जितना हमारे लिए हमारी क्लास के दूसरे क्लासमेट्स हैं। हम बस एक क्लास में पढ़ते हैं और एक दो बार से ज्यादा बात भी नहीं हुई है हमारी, तो हम उस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन रुक्मणी जी गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कविता से इस तरह बात करने की? वह तुम्हारी आंटी है, और रही बात निधि की तो मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो घर के बड़े होने के नाते मैं यह फैसला लेती हूँ कि निधि तुमसे कॉलेज में कल सबके सामने माफी नहीं मांगेगी, और तुम लोग इस मामले को अब और लंबा नहीं खींचोगे। जो हो गया वह हो गया, तुम्हारे इस मामले को लंबा खींचने से हमारे ही परिवार की बदनामी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो आपके कहने का यह मतलब है कि रेवा की जो फोटो अपलोड हुई उसमें निधि का कोई हाथ नहीं है, यही ना? और कल वह कॉलेज में माफी नहीं मांगेगी? तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन रुक्मणी जी हाँ में अपना सर हिला देती है। राजेंद्र जी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और वह रुद्राक्ष और रेखा की तरफ ऐसे दिखते हैं जैसे वह उनसे निराश हो गए हो, क्योंकि वह सीधे सीधा रुक्मणी जी से बहस नहीं कर सकते थे। आखिर जैसी भी हो वह थी तो उनकी पत्नी ही, वह हर बार उनसे लड़ाई में नहीं जीत सकते थे।
इसलिए उन्होंने ये सोचा था कि कम से कम रुद्राक्ष और रीवा उनके सामने हार ना माने। तभी रुद्राक्ष कहता है, पर हम ये बात नहीं मानने वाले कि हम इस मामले को लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहाँ बात अब सिर्फ इस परिवार के इज्जत की नहीं पर मेरी बहन के चरित्र की भी हो रही है, और मैं यूं ही तो हाथ पर हाथ धरे बैठा तो नहीं रह सकता, इसलिए मैं अब लीगल एक्शन लेने वाला हूं और आप इसमें मुझे नहीं रोक सकती। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर राजेंद्र जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसे अब समझ में आ गया था कि रुद्राक्ष और वह इतनी जल्दी अपने हथियार डाल दे उंगली से नहीं है, इसलिए वह निश्चित होकर वहां बैठकर आगे का तमाशा देखने लगे। वही कुसुम जी, जो रुद्राक्ष के पहले वाली बात सुनकर थोड़ा चिंतित हो गई थी, वह भी आप निश्चित हो गई। नहीं, रुद्राक्ष की बात सुन कविता, निधि और रूपाली के चेहरे पीले पड़ गए। वही रुक्मणी जी, वैशाली और आकाश तो उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। चौथी, रुद्राक्ष का कमिश्नर देशमुख को कॉल करना। तभी निधि अपनी कप कपाती 27 चैप्टर 27। आगे वो चारों लड़कियां एक तक सामने का नजारा देख रही थी। बुक गिरने की आवाज से वो पांचों होश में आती है। होश में आते ही जिस लड़की से हाथ से वह बुक गिरी होती है, वह लड़की तुरंत झुककर अपनी बुक को उठा लेती है। उसे लड़की की नजर है अन्य से रेवा के ऊपर चली जाती है, पर जैसे ही उसकी नजर रेवा की कोल्ड नजरों से मिलती है, वह डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। पर उसके पीछे खड़ी लड़की है, उसे संभाल लेती है। दरवाजे पर कोई और नहीं, अवनी, सोनल, काव्या और मेघा खड़ी थी। अपने सामने का नजारा देख अवनी के तो डर के मारे पैर कांप रहे थे। उसे पीछे से सोनल ने नहीं पकड़ रखा होता तो अभी तक अवनी नीचे की गिर गई होती है। उन चारों को देख टीना के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वह रेवा से कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करूंगी कि तुमने मुझे और मेरी फ्रेंड्स को वॉशरूम में मारा है। और अब तो हमारे पास गवाह भी है तुम्हारे खिलाफ। अब तुम कॉलेज में आगे पढ़ने का सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। टीना की बात सुनकर रेवा के आसपास का और बहुत ही कोल्ड होगा और वहां का तापमान अचानक से नीचे गिरने लगा। ये बात वहां खड़ी लड़कियों को भी महसूस हो रही थी। रेवा एक नजर अवनी, सोनल, काव्या और मेघा को देखती है और वह एक पल में अपने भाव बदलकर अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर उन्हें डराने के अंदाज में कहती है, क्या तुम लोगों ने ये कुछ भी देखा है? उद्धरण चिन्ह। अवनी तो रेवा के इस रूप को देखकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए रेवा को ही कंफ्यूजन से देखने लगी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है, पर उसके पीछे खड़ी लड़कियां सब कुछ समझ रही थी। उन तीनों को भी टीना और उसकी सहेलियां इतनी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए आए हुए स्टूडेंट को बुली किया करती थी। तभी काव्या तुरंत हरकत में आकर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा। काव्या के इतना कहते ही वह तीनों पीछे पलटकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन अवनी तो अभी भी वहीं पर बहुत बने खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से अपने सामने का नजारा देख रही थी है। अवनी को टीना और उसकी सहेलियों का पिटा जाना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के पहले दिन अवनी को भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया था। तब सोनल, काव्या और मेघा ने ही उसे बचाया भी था। तभी सोनम पीछे पलटती है और अवनी को भी खींचकर अपने साथ ले जाती है। काव्या की बात सुन रीवा के चेहरे पर तिरछा स्माइल आ जाते हैं और वह टीना को देखकर कहती है, इन्होंने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा और कौन यकीन करेगा कि मैं तुम्हें मारा है, और वैसे भी बोलो मत, वह तुम थी जो पहले मुझसे लड़ाई करने के लिए आई थी और मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह अपना फोन निकालकर उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। उसे रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि काव्य रीवा को कॉलेज छोड़कर जाने के लिए और अर्थ से दूर रहने के लिए धमका रही थी। वह रिकॉर्डिंग रुद्राक्ष उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वही बाकी सब रुद्राक्ष को कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। तभी रेवा उसके तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा और बाकी सब का कहना है कि मेरी अर्थ भाई और उनके दोस्तों के साथ वाली फोटो तुमने अपलोड नहीं करवाई है और कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती है, हाँ, यही हुआ है, पर इस बात को दोहराने से क्या साबित होता है? उद्धरण चिन्ह। रेवा, इससे ये साबित होता है कि भले ही निधि ने ये सब नहीं किया, मगर किसी ने तो किया है ना, तो बस हम उस इंसान का पता लगाना चाहते हैं और इसमें आप ही का फायदा है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि निधि को इन सब में किसने फंसाया है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन निधि को तो चक्कर से आने लगते हैं। वही रूपाली के माथे पर भी पसीने की बूंदें उभर आती है, क्योंकि निधि को ये सब करने के लिए रूपाली ने ही कहा था और अब उसे यह डर लग रहा था कि कहीं निधि डर के मारे उसका नाम ना सबके सामने ले ले। वहीं बाकी सब रेवा और रुद्राक्ष को हैरानी से देख रहे थे।
उन सबकी नजरों को इग्नोर कर रेवा रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहती है, भाई आप ना अभी के अभी पुलिस अंकल को कॉल करके सारी बात बता दो और उनसे कहना कि वह जल्द से जल्द उसे मुजरिम को पकड़कर लॉकअप में डाल दे और उनसे कहना कि जब वो मुजरिम पकड़ा जाए तो उसके डंडों से पिटाई करे। रेवा की बात सुनकर रुद्राक्ष अपना फोन निकालकर उसमें किसी को फोन करने के लिए नंबर ढूंढने लगा। रेवा ने ये सब कुछ बहुत ही मासूमियत से कहा था, पर उसकी बात सुन निधि और कविता जी की तो सांसें ही थम जाती है। तभी निधि रहती है, रेवा तुम इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हो? ये भी तो हो सकता है कि यह हमारे कॉलेज में से ही किसी ने तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक किया हो। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन रेवा अपनी आंखों को गोल घूमते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं? और देखो ना, मेरी दादी माँ और मेरी इतनी फिक्र करने वाली बहन, वह भी तो तुम्हारा ही साथ दे रही है। अगर यह कोई मजाक भी था तो कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। आखिर उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। जिसने भी ये किया है उसे सजा तो मिल नहीं चाहिए। अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वह तुम नहीं तो कौन है? उद्धरण चिन्ह। तभी रुक्मणी जी रुद्राक्ष की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, अपना फोन नीचे रखो रुद्राक्ष। अगर तुमने इस मामले की कंप्लेंट पुलिस में की तो अब तक जो बात सिर्फ कॉलेज में फैली थी, वह बात कल पूरे शहर में फैल जाएगी। इससे हमारे परिवार की ही बदनामी होगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनकर राजेंद्र जी बोलते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रुक्मणी? सिर्फ परिवार के बदनामी के डर से क्या हम अपनी बच्ची के साथ नाइंसाफी होने देंगे? उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र जी की बात सुन रुक्मणी एक बार के लिए चुप हो जाती है, पर तभी कविता उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। वे कहती है, नहीं अंकल जी, बात सिर्फ बदनामी की नहीं है। इस वक्त यह बात सिर्फ कॉलेज में ही सबको पता है और हम उससे आसानी से धाबा अभी दबा सकते हैं। कॉलेज में हम अनाउंस कर देंगे कि रेवा के खिलाफ जो बात फैलाई गई थी वह झूठी है, तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यह बात कल को पूरे शहर में पता चल गई तो चाहे गलती किसी का भी हो, सब रेवा को ही गलत समझेंगे। बाद में हम लोग चाहे सबको कितनी भी एक्सप्लेन दे दे, पर सब रेवा के करैक्टर पर ही उंगली उठाएंगे क्योंकि वह एक लड़की है। उद्धरण चिन्ह। कविता की बात सुन रुद्राक्ष अपने गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहता है, हमारे घर के मामलों में आपसे किसी ने राय नहीं मांगे हैं आंटी जी। और रही बात मेरी बहन के करैक्टर पर उंगली उठाने की, तो उतनी किसी में हिम्मत नहीं जो रुद्राक्ष रावत की बहन की तरफ उंगली उठा सके। उंगली तो छोड़ो, अगर किसी ने उसकी तरफ नजर भी उठाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन कविता थोड़ी सी डर गई और उसने शर्मिंदगी में अपना सर नीचे झुका लिया। उसका झुका हुआ सर देख रुक्मणी जी को बुरा लगा और उसने रुद्राक्ष कहा, अपने बड़ों से बात करने का। कविता जी तुम्हारी माँ की जैसी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष रुक्मणी जी की तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए, माफ करना दादी माँ, पर वह नहीं तो मेरी माँ जैसी है और ना ही मेरी माँ है। और रही बात आपकी पुलिस कंप्लेंट न करने की, तो आपको ये पहले भी कह चुका हूं कि अब सिर्फ ये बात आपके परिवार के इज्जत की नहीं है, ये बात अब मेरी बहन की इज्जत की भी है, जिससे मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए ही उसने अपने फोन से किसी को कॉल लगा दिया। इस वक्त रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने फोन अपने कान के पास रखते हुए गहरी गहरी सांस फिल्म और खुद को शांत किया। सामने की तरफ से कॉल रिसीव हुआ और उसने रुद्राक्ष से कहा, कैसे हो रुद्राक्ष बेटा, और रेवा कैसी है? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। वैसे कैसे कॉल किया मुझे, क्योंकि मैं यह अच्छे से जानता हूं बेवजह तो तुमने मुझे कॉल किया नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सामने की तरफ की बात सुनो अपनी चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं पुलिस कमिश्नर देशमुख, और रेवा भी ठीक है। और आपने सही कैसे किया, मैंने आपसे एक खास सिलसिले में बात करने के लिए ही कॉल किया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष के मुंह से पुलिस कमिश्नर देशमुख का नाम सुनते हैं वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष जैसा एक लड़का सिटी के पुलिस कमिश्नर से इतनी फॉर्मली बात कर रहा है। कमिश्नर का जिक्र सुनते हैं एक बार के लिए तो निधि और कविता की सांस ही अटक गई थी। वही कमिश्नर देशमुख भी रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए पुलिस कमिश्नर देशमुख सुनकर समझ गए थे कि बात कुछ सीरियस है। करना रुद्राक्ष नॉर्मली उसे हमेशा कमिश्नर अंकल कहकर ही बुलाता था, इसलिए वह भी ध्यान से रुद्राक्ष की बात सुनाने लगते हैं। तभी सबके कानों में फिर से रुद्राक्ष की आवाज चाहती है जो फोन पर बात करते हुए कह रहा था, आपने बिल्कुल सही गैस किया है पुलिस कमिश्नर देशमुख, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आप खुद करें। और हाँ, अगर हो सके तो मुझे कल तक मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए।
फिर वह पुलिस कमिश्नर देशमुख को रेवा के साथ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वह बता देता है। रुद्राक्ष की सारी बात कमिश्नर देशमुख उसे कहते हैं, क्या रेवा के साथ इतना कुछ हो गया और तुम मुझे यह अब बता रहे हो? और तुम ये भी कह रहे हो कि वह इस वक्त ठीक है? मुझे पहले उससे बात करनी है। अगर वह तुम्हारे साथ है तो उसे अभी के अभी फोन दो। जब तक मैं उससे बात नहीं करता तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख आवाज में रेवा के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उनकी बात सुन रुद्राक्ष उनके बाद में हमें भरते हुए फोन रेवा की तरफ करके उसे कहता है वह तुमसे बात करना चाहते हैं। 31 निधि के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट। रेवा चाहते हुए फोन ले लेते हैं और कहती है, हेलो पुलिस अंकल, आप कैसे हैं? वहां से कमिश्नर देशमुख की चिंता भरी आवाज सुनाई देती है, मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? किसी ने तुम्हें कॉलेज में परेशान तो नहीं किया ना? और अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें भी जेल में डाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर रेवा हंसते हुए कहती है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है पुलिस अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रेवा की आवाज सुने वह थोड़ा शांत होकर कहते हैं, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, और हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वह कल तक जेल में बंद होगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा, थैंक यू अंकल, अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, आपको भी दूसरा काम होगा ना, बाय। कमिश्नर देशमुख, ओके बाय बेटा। ये कहते हुए वह दोनों फोन कट कर देते हैं। वही हॉल में बैठे सभी लोग उन्हें को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने दुनिया का कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। तभी राजेंद्र जी सबसे पहले होश में आकर रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्राक्ष क्या तुम इस वक्त पुलिस कमिश्नर यशवंत देशमुख से बात कर रहे थे? तुम उन्हें कैसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि रुद्राक्ष कुछ कहता रुक्मणी जी गुस्से में कहती है, यह जरूर इसका कोई खेल होगा जो निधि को डराने के लिए खेल रहा होगा, ताकि वह कॉलेज में माफी मांगने के लिए मान जाए, वरना इसकी इतनी औकात जो ये सीधा पुलिस कमिश्नर से बात कर सके। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनो रुद्राक्ष अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान दिए कहता है, मेरी औकात आपने अभी देखी कहाँ है दादी माँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखिए, कल सबको पता चल जाएगा कि वह तस्वीर है किसने कॉलेज के फोरम पर अपलोड की थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ी देर बाद रुककर निधि की तरफ देखकर कहता है, हमें ये बात नहीं पता थी कि तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली आपस में दोस्त है, पर फिर भी तुम हमारी कजिन सिस्टर की दोस्ती, इसलिए मैंने तुम्हें आसानी से माफ कर देने का फैसला किया था कि अगर तुम कॉलेज में सबके सामने माफी मांगोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए माफ कर देंगे। लेकिन अब जब तुम खुद ही अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहती हो तो मजबूरन मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, और अब जब पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है तो पुलिस जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन निधि तो खड़े खड़े डर के मारे कांपने लगती है। वही कविता जी भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वह ये सच जानती थी कि यह सब कुछ निधि ने ही करवाया है। तभी रुक्मणी जी उसे गुस्से में देखकर कहती है, तुम अभी भी निधि को डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। देखना कल जब असली मुजरिम पकड़ा जाएगा तब तुम दोनों को इस बात का एहसास होगा कि तुम लोग बेवजह ही निधि के ऊपर शक कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। रेवा, और अगर पुलिस ने निधि को ही अरेस्ट किया तो तब तो आप हमारी बात मानेंगे ना कि निधि नहीं मेरी वह फोटो अपलोड करवाई थी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी, और अगर निधि बेकसूर हुई तो तुम दोनों कल पूरे कॉलेज में अपने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगोगे। उद्धरण चिन्ह। रेवा, हमें मंजूर है। ये बात रेवा ने फुल कॉन्फिडेंस से कही थी, क्योंकि उन लोगों के पास निधि के खिलाफ पक्के सबूत थे। तभी निधि कविता से कहती है, माँ हमें घर चलना चाहिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कविता भी उसकी बात को समझकर हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से खड़ी होती है और रुक्मणी जी की तरफ देखकर उन्हें कहती है, अच्छा आंटी अब हम चलते हैं, निधि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हम घर जा रहे हैं, वह थोड़ा रेस्ट करेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कविता जी जल्दी से निधि का हाथ पकड़कर वहां से बाहर जाने लगती है। तभी रेवा नीति को रोकते हुए कहती है, वैसे निधि कल तुम कॉलेज तो आ रही हो ना? या फिर पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर तुम डर गई हो कि कहीं तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाए? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर कविता जी लखड़ाती आवाज में कहती है, मेरी बेटी किसी से डरती नहीं है और उसने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर कैसा? उद्धरण चिन्ह। रेवा, ये तो अच्छी बात है आंटी जी, कल आप अपनी बेटी को कॉलेज जरूर भेजिएगा। ओके बाय। इतना कह वह अपना हाथ हिला देती है। इस वक्त रीवा के चेहरे पर एक तीजन स्माइल थी।
उसकी स्माइल से कविता जी चिढ़ जाती है और निधि का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से लेकर चली जाती है। उन दोनों को जाता देख रुद्राक्ष अपनी जगह से अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता है और कहता है, अब अगर ये तमाशा खत्म हो गया हो तो हम अपने कमरे में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी कुसुम जी रुद्राक्ष और रेवा को रोक कर कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी आज बहुत कुछ हो गया है, तुम दोनों थक भी गए होंगे। फिर उन्हें अचानक से कुछ याद आता है और वह कहती है, अरे हाँ बच्चों, एक मिनट जरा रुको। उद्धरण चिन्ह। कविता जी की बात सुनो रुद्राक्ष और रेवा वहां रुकते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी कुसुम जी कहती हैं, हमने इस संडे तुम लोगों के लिए पार्टी रखी है, तो तुम लोग उसे पार्टी में क्या पहनने वाले हो? अगर तुम लोग मुझे वह अभी बता दोगे तो मैं उसके हिसाब से तुम लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करवा दूंगी। और क्या तुम लोगों को पार्टी में कोई खास थीम ऐड करवानी है या फिर मैं अपने हिसाब से ही उसकी तैयारी करूं? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उनसे कहता है, माँ पार्टी की थीम के बारे में तो हमें नहीं पता, पर हम कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, तो आप हमें भी कुछ इनविटेशन कार्ड दे देना जो हम उन्हें दे पाए। और रही बात हमारे कपड़ों की तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। रुद्राक्ष की बात सुन कुसुम जी कहती है, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। उद्धरण चिन्ह। तभी राजेंद्र जी कुछ कहने के लिए अपना गला साफ करते हैं, पर इससे पहले कि वह कुछ कहते दरवाजे से मही की आवाज सुनाई देती है, परी भाई। वह ये कहते हुए दौड़कर आकर रेवा से लिपट जाती है। वह बहुत तेज तेज रो रही थी। मही को इस तरह रोता देख रेवा, रुद्राक्ष और कुसुम जी तीनों परेशान हो गए। वही राजेंद्र जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें झलकने लगी। 32 निधि का सचाया सबके सामने आ गए। मही को रोता हुआ देख कुसुम जी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? पर मही उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वह बस रोए जा रही थी। उसे इस तरह लगातार रोता देख रुद्राक्ष मही को अपने दोनों हाथों से उठाकर रेवा के बगल में सोफे पर बैठा देता है और वह खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर पूछता है, क्या हुआ प्रिंस, आप इतना क्यों रो रही हो? क्या आपको स्कूल में किसी ने परेशान किया क्या? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन मही हाँ में अपना सर हिला देती है और वह रोते हुए कहती है, आपको पता है भाई, जब मैंने आज स्कूल में अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पास एक परी है और एक बड़ा भाई है तो सब मुझ पर हंसने लगे और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है और परियां असलियत में नहीं होती। इतना क्या है, मही जोर जोर से रोने लगती है। मही की बात सुन कुसुम जी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी रुक्मणी चाहिए गुस्से से मही को कहती है, सुनो लड़की, आज यहाँ पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, इसीलिए तुम अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों के बारे में शिकायत करना बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रेवा और रुद्राक्ष दोनों ही गुस्से से उनकी तरफ देखने लगते हैं। रुद्राक्ष तो इतना गुस्सा में था कि उसे देखकर एक बार के लिए रुक्मणी जी थोड़ा सा डर जाते हैं और आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि इस वक्त रुद्राक्ष में प्रताप की ही झलक नजर आ रही थी। फिर रुद्राक्ष और रेवा रुक्मणी जी से अपनी नजर हटाकर मही की तरह देखते हैं और रेवा प्यार से उससे कहती है, आपके दोस्त इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि उन्होंने अब तक मुझे और भाई को देखा नहीं ना, इसलिए अगर तुम मुझे और भाई को उनसे मिलवाओगी तो वह आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, आप एक काम कीजिए गुड़िया, आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस संडे को जो पार्टी है उसमें इनवाइट कीजिए और आप हमें उन सब से मिलवाइए, तब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके पास सच में एक भाई और परी है, तो फिर वह आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनते ही मही एकदम से चुप हो जाती है और वह अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर कहती है, क्या सच में भाई? अगर मैं अपने फ्रेंड्स को आपसे और परी से मिलवाऊंगी तो वह मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। रेवा, हाँ बिल्कुल, और अब आप रोना बंद कर दीजिए और अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए और थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, ठीक है? मही उसकी बात सुन हमें अपना सर हिलाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम जी मही, रुद्राक्ष और रेवा के बीच के बॉन्डिंग देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और यह खुशी उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। मही के जाते ही बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी रूपाली कुसुम जी को पीछे से आवाज देती है, कुसुम आंटी जरा रुक तो। रूपाली की आवाज सुन को समझी रुककर उसकी तरफ असमंजस में देखने लगते हैं। तभी रूपाली उनसे कहती है, कुसुम आंटी, क्या आप मुझे भी पार्टी के कुछ इन्वेस्टिगेशन लेटेस्ट दे सकती है? वह क्या है ना, मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हूँ और उन्हें रुद्राक्ष और रेवा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। वह क्या है ना, कॉलेज में भी उन दोनों के कुछ ज्यादा दोस्त नहीं है और मैंने अपने सभी फ्रेंड को उनके बारे में बताया है और वह सब भी उन दोनों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
इतना कहकर रूपाली उम्मीद भरी नजरों से कुसुम जी की तरफ देखने लगती है। इससे पहले कि कसम जी कुछ कहती, रुक्मणी जी कहती है, तुम्हें इसके लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है बेटा, तुम अपने जितने भी दोस्तों को बुलाना चाहो बुला सकती हो। फिर वह आकाश की तरफ देखकर कहती है, तुम भी अपने जितने भी फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो उन्हें बुला सकते हो। ये तुम्हारे घर की ही पार्टी है, इसके लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कुसुम की तरफ देखकर कहती है, और हाँ सुनो, तुम कुछ इनविटेशन लेटर ऋत्वी और विजय को भी भेज देना ताकि वह भी अपने फ्रेंड्स को बुला सके। उनकी बात सुन कुसुम जी हाँ मैं अपना सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। अब एक एक कर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह कॉलेज में रुद्राक्ष और रेवा जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचते हैं उन्हें अपने सामने निधि खड़ी मिलती है। इस वक्त उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था। इस वक्त रूपाली भी उसके पास ही खड़ी होती है। उन दोनों को वहां खड़ा देखकर रुद्राक्ष और रेवा उनके साइड से अपने बेंच पर जाने लगते हैं। तभी निधि ठीक रेवा के सामने आकर खड़ी हो जाते हैं और उन्हें रोकते हुए कहती है, आई एम सॉरी रेवा। निधि की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा दोनों ही उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। निधि को देखकर साफ लग रहा था कि वह पूरी रात सोए नहीं है और सिर्फ रोती रही है। इस वक्त उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। निधि की बात सुन रेवा उसे कहती है, तुम मुझे किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो निधि। रेवा का सवाल सुन निधि एक बार के लिए चौंक जाती है, पर फिर वह अपने नजर नीचे झुका लेती है और रोने लगती है। तभी रूपाली निधि का हाथ पकड़कर रेवा से कहती है, रेवा अब इतना भी कठोर मत बनो। तुम भी जानती हो कि वह किस बात के लिए माफी मांग रही है। उससे बस एक छोटी सी गलती ही तो हुई है। तुम उसके लिए उसे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकती। उसने जो भी किया है वह बस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से किया है और इसके लिए वह शर्मिंदा भी है, तो तुम प्लीज उसे माफ कर दो और इस बात को आगे ना बढ़ाकर यही खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। रूपाली ने यह बात बहुत तेज बोली थी जो पूरी क्लास सुनती है। रूपाली की बात सबका ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। निधि इस वक्त अपना सर झुकाए रो रही थी और रूपाली भी इस वक्त बहुत ही डरी हुई और दयनीय दिखने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की इस हालत को देखकर और रूपाली की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रेवा उन दोनों को परेशान कर रही है और बेवजह ही उनसे माफी मंगवा रही है। रेवा रूपाली की चाल को अच्छे से समझ चुकी थी कि वह अभी भी रेवा को सबके सामने बुरा और खुद को अच्छा साबित करना चाहती है और उसकी यह चाल कामयाब भी होती हुई भी नजर आ रही थी। पर रेवा ने अपनी कोल्ड आवाज में पलटवार करते हुए कहा, सिर्फ एक छोटी सी गलती। हाँ वैसे सही कहा आपने, ये बस एक छोटी सी गलती ही तो है। वैसे भी किया ही क्या है, मिस निधि वर्मा ने सिर्फ कॉलेज फोरम पर मेरी एक फोटो ही तो अपलोड करवाई है और उसके नीचे दिखा दिया कि तारांकन कॉलेज के फर्स्ट डे ही एक लड़की ने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों के ग्रुप को पटा लिया। तारांकन, हाँ ये बात अलग है कि इस न्यूज़ की वजह से पूरे कॉलेज में मुझे कैरेक्टरलेस समझा जा रहा है और मेरे बारे में लोग गलत बातें बोल रहे हैं। रेवा ने यह बात इतनी तेज बोली थी कि शायद उसकी आवाज क्लास के बाहर तक जा रही थी। रेवा की बात सुन पूरी क्लास चौंक गई और सब अपनी आंखें फाड़े रूपाली और निधि को देखने लगते हैं। 33 निधि का सच आया सबके सामने पार्ट -2 आगे। रेवा के इस तरह के जवाब को सुन रूपाली और निधि दोनों ही हैरान रह गए। रूपाली ने ये सोचा भी नहीं था कि रेवा इस तरह से उनका प्लान फ्लॉप कर देगी। वहीं पूरे क्लास की नज़र अब उन दोनों पर ही थी। खुद पर सबकी यूं नज़र महसूस कर वो दोनों थोड़ा सा असहज महसूस करने लगी। वही रेवा की बात सुन क्लास में सब अपने होश में आए। तभी एक लड़के ने कहा, यार क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना। उसकी बात सुन उसके बगल में बैठे लड़के ने कहा, हाँ यार मैं भी यही सुना कि रेवा की वह तस्वीर और न्यूज़ निधि ने वायरल करवाई थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वही पहले लड़के ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि निधि ऐसा कुछ करेगी। वह तो कितनी प्यारी है यार। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बातों के बीच उनके पीछे बैठे एक लड़की ने उनसे कहा, अरे निधि ने ये किया वो तो फिर भी समझ में आता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रूपाली रेवा की बहन होने के बावजूद भी निधि की तरफदारी क्यों कर रही है। उद्धरण चिन्ह। क्लास में सबकी बातें सुनकर निधि और रूपाली का चेहरा काला पड़ने लगता है। तभी रूपाली थोड़ी हिम्मत करके रेवा की तरफ देखकर कहती है, देखो रेवा मैं मानती हूँ कि निधि ने जो किया वह गलत किया, मगर उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। दरअसल निधि चिराग को पसंद करती है और उस दिन जब चिराग ने तुम्हें रोज गिफ्ट किया तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये सिर्फ जलन और गुस्से के कारण कर दिया। प्लीज तुम उसे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह।
रूपाली की बात सुन रेवा कहती है, आपके कहने का मतलब यह है कि मैं उसे सिर्फ इसलिए माफ कर दूं क्योंकि निधि चिराग भाई को पसंद करती है और उसने सिर्फ जलन की वजह से ये किया। वैसे रूपाली वह तुम ही थी ना जो कल पूरे क्लास के सामने मुझे हमारे परिवार का नाम खराब करने के लिए लेक्चर दे रही थी। और अब जब तुम्हें ये पता चला है कि यह सब कुछ निधि ने किया तो ये तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी बात हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा थोड़ा रुककर आगे कहती है, वैसे कल जब वह फोटो अपलोड होने के बाद क्लास में निधि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी तब भी तुम उसी का ही साइड ले रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम अपने मुंह से तो कहती हो कि तुम मेरी और भाई की फिक्र करती हो, पर तुम्हारी हरकतों और बातों से मुझे ये कहीं नजर नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात से पूरी क्लास एक बार फिर से सच में पड़ जाती है। तभी एक लड़की कहती है, यार रेवा बात तो सही कह रही है। कल भी जब वह फोटो देखने के बाद निधि रेवा की बेइज्जती कर रही थी तब भी रूपाली ने निधि का ही साथ दिया था और रेवा को ये बता रही थी कि निधि बस उसकी चिंता कर रही है इसलिए उसके साथ ऐसा बर्तन करती है, जबकि निधि की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह रेवा की बेइज्जती कर रही थी। और जब रेवा ने निधि को पलटकर जवाब दिया था तब भी उसने रेवा की ही गलती बताई और उसे निधि से माफी मांगने के लिए भी कहा था, जबकि यह बात हम सब ने नोटिस की थी वह निधि ही थी जो रेवा के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्राक्ष जो वहां पास ही की बेंच पर टेक लगाकर अपना एक हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट में डालकर खड़ा था, वह आलस भरी आवाज में उसे कहता है, देखो निधि, हम दोनों को तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने माफी मांगने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। दोपहर 12 बजे के बाद कमिश्नर सर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहां पहुंच जाएंगे। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो उससे पहले पब्लिकली रेवा से माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे और कंप्लेंट वापस ले लेंगे। इतना कह रुद्राक्ष और रेवा अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। रुद्राक्ष की बात से रूपाली और निधि अपनी जगह पर जम गए थे। तो फिर निधि कपकपाती आवाज में कहती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या पुलिस सच में मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रही है? क्या तुमने कल सच में मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी? उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुनो रुद्राक्ष एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहन की बदनामी करने की कोशिश करो और मैं कुछ करूं भी ना? हमने तुम्हें कल भी मौका दिया था और आज भी दे रहे हैं। कमिश्नर अंकल के आने से पहले अगर तुम रेवा से पब्लिकली माफी मांग लेती हो तो मैं वादा करता हूं कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। रुद्राक्ष की बात सुन निधि और रूपाली दोनों ही उसे आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि कल जब रुद्राक्ष ने कमिश्नर देशमुख से बात की थी तब उन्हें ये लगा था कि रुद्राक्ष बस निधि को डराने के लिए कमिश्नर से बात करने की एक्टिंग कर रहा है। उन दोनों की नजरों में रुद्राक्ष की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वह सीधा कमिश्नर से बात कर सके। रूपाली को तो इस बात पर भी यकीन नहीं था कि रुद्राक्ष की अपनी गेमिंग कंपनी है। उसे तो ये लग रहा था कि रुद्राक्ष अविनाश को बस किसी तरह जानता है, इसलिए रुद्राक्ष ने रक्षाबंधन के दिन शो ऑफ के लिए अविनाश कश्यप की मदद ली थी। रुद्राक्ष की पुलिस कंप्लेंट वाली बात सुन क्लास के सभी स्टूडेंट भी रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी किसी ने निधि को कहा, निधि मेरे ख्याल से तुम्हें पब्लिकली रेवा से माफी मांग लेनी चाहिए, आखिर जेल जाने से यह बेहतर होता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सोनल ने कही थी। सोनल की बात सुन निधि उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है। निधि सोनम से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी क्लास में पीछे से प्रोफेसर आ जाते हैं। वह निधि और रूपाली को क्लास के बीच खड़ा देखकर उनसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ बीच में क्यों खड़े हो, जाओ जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। प्रोफेसर की बात सुनकर निधि और रूपाली अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म कर चले जाते हैं। 34 पुलिस का कॉलेज आना। अब आगे प्रोफेसर की क्लास से जाते ही सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर राधिका क्लास में इंटर करती है। वह एक नज़र सबको देखती है, फिर अपनी नज़रें निधि की तरह कर उससे कहती है, निधि तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर वह रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष रेवा तुम दोनों भी मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चल रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रुद्राक्ष और रेवा हाँ में अपना सर हिलाकर उनके साथ जाने लगते हैं। पर निधि प्रोफेसर राधिका की बात सुन बहुत डर जाती है और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। उसे खड़ा ना होता हुआ देख प्रोफेसर राधिका उससे कहती है, निधि तुम्हें अभी प्रिंसिपल सर ने प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है, कल नहीं सो प्लीज हमारे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर राधिका की बात सुन निधि डरते डरते अपनी जगह से खड़ी होती है और उनके साथ जाने लगती है। तभी रूपाली उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
रूपाली की बात सुनकर निधि में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वह दोनों भी प्रोफेसर राधिका, रुद्राक्ष और रेवा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। वैसे तो रूपाली निधि के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं निधि सजा से बचने के लिए सबको ये ना बता दे कि उसने ये सब रूपाली के कहने पर किया था। उन सब के क्लास से जाते हैं सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और वह अंदाजा लगाने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफिस में वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर अपनी चेयर पर बैठे अपना सहला रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि उनके सामने इस वक्त शहर के पुलिस कमिश्नर देशमुख बैठे हुए थे। कमिश्नर देशमुख ने प्रिंसिपल सर को केस के बारे में सारी डिटेल दे दी थी और उन्होंने निधि को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाने के लिए कहा था कि वह उसे अरेस्ट कर सके, और साथ ही उसने निधि के पेरेंट्स को भी कॉलेज बुलाने के लिए कह दिया था। प्रिंसिपल सर ने भी कविता वर्मा को इन्फॉर्म कर दिया था कि कॉलेज में पुलिस निधि को अरेस्ट करने के लिए आई है। निधि के अरेस्ट होने की बात सुन कविता वर्मा भी जल्द से जल्द कॉलेज पहुंच जाती है, और जब वह कॉलेज में पहुंचती है तब प्रिंसिपल सर निधि को बुलाने के लिए प्रोफेसर राधिका को कहते हैं, और साथ ही उन्होंने प्रोफेसर राधिका को रुद्राक्ष और रेवा को भी बुलाने के लिए कह दिया था। जैसे ही प्रोफेसर राधिका, रुद्राक्ष, रेवा, निधि और रूपाली प्रिंसिपल ऑफिस में इंटर करने वाले होते हैं, तभी उन्हें कविता वर्मा की आवाज सुनाई देती है। वह इस वक्त कमिश्नर देशमुख से कह रही थी, कमिश्नर सर, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकती। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं और मेरी बेटी निधि तो रावत फैमिली का ही एक हिस्सा है। वह तो रेवा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है, वह भला उसके साथ ऐसा क्यों करेगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही निधि अपनी माँ की आवाज सुनती है, वह तुरंत रोते हुए जाकर उससे लिपट जाती है और कहती है, मोम प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लीजिए। निधि को रोता हुआ देख कविता उसे अपने बाहों में समा लेती है और उसके सर पर हाथ पैर कर कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, मोम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली भी निधि के साथ जाकर खड़ी हो जाते हैं और प्रोफेसर राधिका प्रिंसिपल सर के टेबल के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। वही रुद्राक्ष और रेवा थोड़ा देर से प्रिंसिपल ऑफिस में इंटर होते हैं। वह सीधे दरवाजे के पास से अंदर आते हैं और थोड़ा आगे आकर प्रिंसिपल सर के टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उनकी एक तरफ कमिश्नर सर और उनकी टीम थी और दूसरी तरफ कविता वर्मा, निधि और रूपाली खड़े थे। रुद्राक्ष और रेवा जैसे ही ऑफिस के अंदर आते हैं, वह सबसे पहले प्रिंसिपल सर को ग्रीट करते हैं, फिर वह कमिश्नर सर की तरफ देखते हैं। फिर वह दोनों अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के निधि, रूपाली और कविता वर्मा को देखने लगते हैं। वह ऐसे ही खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें यूं भावहीन चुपचाप खड़ा देख कविता वर्मा उन्हें गुस्से में रहती है, रुद्राक्ष, रेवा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करोगे। मेरी बेटी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग उसे पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रुद्राक्ष और रेवा कुछ नहीं कहते, तभी कमिश्नर देशमुख उन्हें सामने आकर कहते हैं, उन दोनों ने आपकी बेटी पर कोई भी झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात साबित हुई है कि रेवा की फोटो और न्यूज़ कॉलेज फोरम पर अपलोड करने के लिए आपकी बेटी ने किसी को पैसे दिए हैं और उसी ने वह तस्वीर भी भेजी थी, साथ ही न्यूज़ का कैप्शन भी। हमारे पास उसे अकाउंट की डिटेल्स है जिससे वह तस्वीर अपलोड की गई है, और साथ ही उसे अकाउंट होल्डर और आपकी बेटी के चैट रिकॉर्ड्स और आपकी बेटी ने जो पैसे उसे ट्रांसफर किए हैं उसके रिकॉर्ड भी है। तो आप यह नहीं कह सकती कि रुद्राक्ष और रेवा आपकी बेटी को फंसा रहे हैं, जबकि वह आपकी बेटी है जिसने क्राइम किया है। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख की बात सुन कविता जी और निधि एक बार के लिए हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि पुलिस वाले इतनी सटीक सबके साथ निधि को अरेस्ट करने के लिए आएंगे। नीति तो उनकी बात सुनकर रोने ही लगते हैं। कविता जी उसे संभालने लगती है। फिर कविता वर्मा रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखकर कहते हैं, रेवा प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लो। देखो, मैं मानती हूँ निधि ने ये गलती की है, पर अगर वह अरेस्ट हो गए तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं तुम दोनों को हमेशा से अपने बच्चों की तरह ही मानती आई हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे खातिर इस बार निधि को माफ कर दो। मैं ध्यान रखूंगी कि वह अगली बार से ऐसा कुछ ना करे। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रेवा कहती है, आंटी, हम वैसे भी ये कंप्लेंट करना नहीं चाहते। हमने कल ही यह सारे सबूत प्रिंसिपल सर को दिखाए थे और उनसे कहा था कि नीति अगर पब्लिकली मुझसे माफी मांग लेती है तो हम उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। और यही बात हमने आपको घर पर भी कही थी, पर वह आप लोग थे जो यह मानने को रेडी नहीं थे कि निधि ने ये सब किया है, इसीलिए हमें मजबूरन पुलिस कंप्लेन करवानी पड़ी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष, अभी भी देर नहीं हुई। अगर निधि रेवा से माफी मांग लेती है तो हम ये कंप्लेंट वापस लेने को रेडी है।
उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन कमिश्नर देशमुख उनसे कहते हैं, रुद्राक्ष क्या तुम सच में यही चाहते हो? इस लड़की ने क्राइम किया है और तुम इसके बदले बस उससे माफी मंगवाना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर की बात सुन रेवा रहती है, पुलिस अंकल आप तो हमें जानते हैं ना कि हम बात को इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं है। नीति हमारी कजिन सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है। इतना ही नहीं, उनकी मॉम को हमारी दादी माँ अपनी बेटी की तरह मानती है। इसीलिए हम बस थोड़ी सी नरमी में परत है। और वैसे भी वह अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर भी है। अगर वह अभी अरेस्ट हो जाती है तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो। उसने गलती की है तो अगर वह सॉरी बोल देगी तो हम उसे माफ कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। वह लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिंसिपल ऑफिस में कोई अंदर आता है। वह एक नज़र सबको देख कमिश्नर देशमुख को देख कहता है, कमिश्नर सर आप निधि को अरेस्ट नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की तरफ से की गई कंप्लेंट वापस लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। 35 रुक्मणी जी का कॉलेज आना। अब आगे वह शख्स कोई और नहीं रुक्मणी जी थी। दरअसल कविता वर्मा को जैसे ही प्रिंसिपल सर ने कॉल कर बताया था कि निधि को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कमिश्नर आए हैं तो उसने तुरंत यह बात रुक्मणी जी को बता दी थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वह कॉलेज आकर रेवा और रुद्राक्ष को समझाएं कि वह अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। रुक्मणी जी को देखकर कविता वर्मा को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे अब लगता है कि अब निधि अरेस्ट नहीं होगी क्योंकि रुक्मणी जी रुद्राक्ष और रेवा को वह कंप्लेंट वापस लेने के लिए मना लेगी। रुक्मणी जी को देखकर कमिश्नर देशमुख उन्हें कहते हैं, जी आप कौन हैं माँ जी, और आप रुद्राक्ष की गई कंप्लेंट को वापस लेने की बात क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख की बात सुन रुक्मणी जी उनके सामने आकर खड़ी होती है और अपने सख्त आवाज में रहती है, मेरा नाम रुक्मणी रावत है और मैं रुद्राक्ष और रेवा की दादी माँ हूँ। रुद्राक्ष और रीवा ने यूं ही जोश में आकर यह कंप्लेंट कर दी थी, मैं उन दोनों की तरफ से वह कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुनो कमिश्नर देशमुख एक नज़र रुद्राक्ष और रेवा को देखते हैं, जैसे वह उससे पूछ रहे थे कि क्या वह माँ जी सच कह रही है या नहीं। रुद्राक्ष उनकी नजरों में सवाल को समझकर उनसे कहता है, हाँ कमिश्नर अंकल ये हमारी दादी माँ है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनो कमिश्नर देशमुख एक नज़र रुक्मणी जी को देखते हैं, फिर उन्हें कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा माँ जी, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कंप्लेंट सिर्फ रुद्राक्ष और रेवा के कहने पर ही वापस ली जा सकती है, आपके कहने पर नहीं। अगर वह मुझे कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहेंगे तो मैं उसे जरूर ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख की बात सुन रुक्मणी जी रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखती हैं। वह ये जानती थी कि ये दोनों बच्चे उसकी बात नहीं मानने वाले, फिर भी वह एक बार निधि के लिए कोशिश कर देखना चाहती थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष अपनी जगह से हिलकर प्रिंसिपल सर के टेबल के पास रखी चेयर को खींचता है और उसे दादी के पीछे लगा देता है और कहता है, आपको जो कहना है वह बैठकर कहिए दादी माँ, वैसे भी माँ ने बताया था कि आपके घुटनों में दर्द रहता है, ज्यादा देर खड़े रहना आपके लिए अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष का ये व्यवहार देख रुक्मणी जी आश्चर्य में पड़ जाती है, पर फिर वह उससे चेहरे पर बैठ जाती है। फिर उनकी नज़र रोती हुई निधि पर चली जाती है। वह गुस्से में आकर रुद्राक्ष से कहती है, देखो रुद्राक्ष तुम ये कंप्लेंट वापस ले लो, चाहे जो भी हो, निधि भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन रुद्राक्ष कहता है, दादी माँ जहां तक मैं जानता हूं निधि वर्मा परिवार की बेटी है और इसलिए वह हमारे परिवार की कोई नहीं, और अगर उसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता है भी तो वह सिर्फ दोस्ती का है, परिवार का नहीं। और वैसे भी हमने तो पहले ही कह दिया था अगर वह रेवा से माफी मांग लेती है तो हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, पर वह तो बार बार इनकार कर रही है तो जाहिर सी बात है हमें पुलिस कंप्लेंट करनी ही थी। उद्धरण चिन्ह। रेवा, दादी माँ हम तो अभी भी कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार है, बस आप निधि को मना लीजिए कि वह मुझसे माफी मांग ले। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बात सुनकर रुक्मणी जी से कुछ कहने को ही नहीं बन रहा था, क्योंकि यह बात तो सच थी। रुद्राक्ष और रेवा ने निधि को पहले भी मौका दिया था कि अगर वह रेवा से माफी मांगने की तो वह पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिर वह निधि की तरफ देखकर कहती है, निधि बेटा चलो यहाँ आओ और रेवा को सॉरी बोल दो, वह तुम्हें माफ कर देगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी की चाहती थी कि बात प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। कविता जी भी उनकी बात समझ जाती है और वह निधि को इशारा करती है कि वह अभी जाकर रेवा को सॉरी बोल दे। निधि भी अपनी माँ की का इशारा समझ जाती है और रेवा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, सॉरी रेवा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी।
उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि रेवा और रुद्राक्ष कुछ कहते हैं, रुक्मणी जी कहते हैं, देखो अब उसने माफी मांग भी ली, अब तुम लोग ये कंप्लेंट वापस ले लो। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रेवा नाम में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं दादी माँ, बात पब्लिकली माफी मांगने की हुई थी, ना कि अकेले में प्रिंसिपल ऑफिस में। उसने सबके सामने मेरा करैक्टर खराब करने की कोशिश की है तो उसे माफी भी सबके सामने ही मांगनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाली। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन रुक्मणी जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है, पर वह इस वक्त प्रिंसिपल और पुलिस वालों के सामने रेवा को कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने पहले ही खुद को रेवा और रुद्राक्ष के दादी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था, और अब अगर वह किसी दूसरी लड़की का साथ है तो उनकी इमेज खराब होने वाली थी। कविता को भी अब यह एहसास हो गया था कि रेवा और रुद्राक्ष निधि को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले। निधि को सबके सामने रेवा से माफी मांगनी होगी, इसलिए वह कहती है, निधि तुम लोगों से पब्लिकली माफी मांगने के लिए तैयार है, पर उसके बाद तुम लोग भी अपनी बात से मुकरना मत और यह पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेना। उद्धरण चिन्ह। कविता की बात सुनकर कमिश्नर देशमुख कहते हैं, आप इस बात की चिंता मत कीजिए मिसेज कविता वर्मा, रुद्राक्ष और रेवा अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं। उद्धरण चिन्ह। कमिश्नर देशमुख की बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है और यह सोचता है कि कमिश्नर देशमुख रुद्राक्ष और रेवा को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानते होंगे। अब निधि भी माफी मांगने के लिए हाँ कर देती है। कुछ देर बाद सभी लोग और स्टूडेंट्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े थे। निधि और प्रिंसिपल सर स्टेज पर खड़े थे, वही रुद्राक्ष, रेवा, रुक्मणी जी, कविता वर्मा और कमिश्नर देशमुख स्टेज के बगल में खड़े थे। वही ऑडिटोरियम कॉलेज के स्टूडेंट से भरा हुआ था। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।